चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को सारा का सारा थ्योरी व्योरी बता दिया था, समझा दिया था। एक बार 2 मिनट में रिमाइंड कर लेते हैं, फिर उसके अंदर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम बताओ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला टर्म सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट पैटर्न और डेफिनेट रूल। ठीक है। फिर एक सीक्वेंस में आने वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहले पोजीशन पे आने वाले को फर्स्ट टर्म, सिंबल उसके लिए T1। सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड टर्म, सिंबल उसके लिए T2। इस तरीके से चलता जाएगा T1 T2 T3 एंड सो ऑन। फिर सीक्वेंस में जिस रूल को, जिस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? उसको इक्वेशन में अगर कन्वर्ट कर पाए हम तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। और नहीं कर पाए तो क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। फिर उसके बाद में किसी भी सीक्वेंस के रूल को या पैटर्न को अगर आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हो तो उस इक्वेशन का जो चेहरा होगा वो देखने में कैसा होगा? Tn इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, जिसमें Tn में n का मतलब क्या होगा? मतलब ऐसा सिंबल होगा ना उसके लिए, Tn इज इक्वल्स टू लेट्स से कि n स्क्वायर। इसमें n का मतलब क्या होगा? रोल नंबर या फिर पोजीशन ऑफ द टर्म। और n कैसा वैल्यूज ले सकता है? नेचुरल वैल्यूज ही ले सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n कैसा वैल्यूज नहीं ले सकता है? नेगेटिव नहीं ले सकता, फ्रैक्शन नहीं ले सकता, डेसिमल नहीं ले सकता। n के जगह पे नेगेटिव नहीं आएगा, अल्टीमेट आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन n के जगह पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। ठीक है। सपोज करो कि Tn इज इक्वल्स टू, मान लो कि माइनस n स्क्वायर लिखा हुआ, तो T1 का आंसर क्या होगा? माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना? -1। मतलब ये माइनस बाहर रखा हुआ, वैसा सोचो। ठीक है। हाँ, नहीं, जीरो भी नहीं हो सकता। एन यहाँ पे जो Tn में जो n हम लगाते हैं ना, इसीलिए मैं उसको रोल नंबर से एसोसिएट कर देता हूँ। कभी जीवन में हमने रोल नंबर 0 सुना है क्या कहीं पर? रोल नंबर मिनिमम कितना होता है? 1। इसीलिए Tn में जो n होगा वो हमेशा 1 2 3 4 इस टाइप का होगा, लेकिन आंसर जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है टर्म। ठीक है। फिर क्या है कि अगर किसी भी रूल के लिए मेरे को कोई पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर रोल नंबर का आदमी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को मान लो कि 30th टर्म चाहिए, तो मैं डायरेक्टली n की जगह क्या बिठा दूंगा? 30। जिस किसी भी रोल नंबर का या जिस किसी भी पोजीशन का मेरे को आंसर चाहिए, टर्म चाहिए, वो रोल नंबर या वो पोजीशन का वैल्यू डायरेक्टली n की जगह पर रिप्लेस कर दो, सॉल्व करो, जो आएगा वो आपका आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में? सो इतना सारा हमने लास्ट क्लास पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि एपी क्या होता है। ठीक है। एपी का मतलब क्या था? ऐसा कोई भी सीक्वेंस या ऐसा कोई भी पैटर्न जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करे और बार बार आगे बढ़ने के लिए आप किसी एक फिक्स नंबर को या तो आप रिपीटेडली ऐड करते रहो और या फिर आप रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते रहो। ठीक है। जिस चीज को आप रिपीटेडली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहोगे उसको बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस, और जहां से आप बिगिन करोगे उसको बोला जाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए सिंबल क्या होगा? ए। कॉमन डिफरेंस के लिए सिंबल क्या होगा? बी। ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? और उसके बाद में मैंने बोला था कि कोई एक कलेक्शन ऑफ टर्म अगर है आपके पास में तो उसमें, और अगर वो एपी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट था कि अगर कोई कलेक्शन ऑफ टर्म है, अगर वो एपी को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस टेकन इन द फॉर्मेट ऑफ बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर विल ऑलवेज बी सेम फॉर एवरी पेयर, और वो डिफरेंस का वैल्यू किसके इक्वल होगा? कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। क्लियर मेरे ख्याल? चलिए शुरू करते हैं। लिखिए आप लोग एक्सरसाइज 5.1। ये पहला सवाल है आपका। इसमें ये कह रहे हैं कि in which of the following situations does the list of number involved make an arithmetic progression and why? सिचुएशन को थोड़ा समझना, पढ़ लो पहले आप लोग एक बार। ये कह रहा है कि the taxi fare after each kilometer when taxi fare is ₹15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। ठीक है। थोड़ा सा इस डायग्राम को देखो, क्या मीनिंग? ये गाड़ी है, यहाँ इस गाड़ी में आप बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के मान लीजिए कि आप अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो कितना देना होगा आपको? 1 किलोमीटर। फिर से 1 किलोमीटर के फर्दर एक और किलोमीटर ट्रेवल करते तो अगले किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा आपको? 8 रुपीज। फर्स्ट वाले के लिए कितना देना होगा? 15। नेक्स्ट वाले के लिए कितना देना होगा? 8। और आगे जाओगे तो और 8 देना होगा, और आगे जाओगे तो और 8 देना होगा। इस तरीके से वो ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोल दिया है ऐसा इस टाइप से, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द टैक्सी फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो जैसा वो बोला उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। तो फर्स्ट वाले में कितना देना होगा बताओ? 15। और फर्दर जितना ट्रेवल करूंगा सबके लिए कितना बढ़ता जाएगा? 8 बढ़ता जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं अलग अलग नंबर ऑफ ट्रेवल्ड किलोमीटर के लिए अलग अलग फेयर लिखूं, मतलब जितना जितना मैं ट्रेवल करूंगा उसके लिए अगर मैं भाड़ा नोट डाउन करता जाऊं तो भाड़ा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? लिखूं 15, मतलब कोई बंदा अगर 1 किलोमीटर ही चलता है तो उसका भाड़ा कितना आएगा? 15 रुपए। फिर नेक्स्ट लिखूं, कोई अगर 2 किलोमीटर चलता है तो उसका कितना आएगा? एक सेकेंड, सबसे चल रहा है। हाँ, 2 किलोमीटर वाले के लिए
15 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 23। तो आपका पहला जो नंबर है यहाँ पे वो हो जाएगा 15। अगला कितना हो जाएगा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 39 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो लिखो द नंबर्स आर। अब ये सब डिटेलिंग मत भरो, हाँ, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। आपका जो सोल्यूशन है वो जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही लिखना है। लिखो द नंबर्स आर 15 23 31 39 डॉट डॉट डॉट। द नंबर्स आर 15 23 39 डॉट डॉट डॉट। आगे लिखना क्लियरली, क्लियरली इट इज एन एपी, क्लियरली इट इज एन एपी, क्लियरली इट इज एन एपी। नीचे लिखो बिकॉज, बिकॉज एक बार बोर्ड पर देखो, पोजीशन के हिसाब से ये कौन सा है, T1, ये कौन सा है, ये कौन सा है, नेक्स्ट वाला कौन सा है, T4। तो हम क्या देख पा रहे हैं, मतलब बिकॉज का रीजन हम ऐसे देंगे, बिकॉज T2 माइनस T1 इज मैचिंग विथ T3 माइनस T2। इसका आंसर भी 8 आएगा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 8 आएगा। बिकॉज T3 माइनस T2, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2। चलेगा, बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। कितने करना, इसमें बस डिसाइड करना है हमको कि मतलब एपी है कि एपी नहीं है। पहले मेरे को ये सर्च करना है कि जो ये सिचुएशन समझा रहा है मेरे को, उस सिचुएशन को एक्सप्लोर करने से नंबर क्या क्या आएगा। इनकेस वो नंबर ऐसा है कि मतलब आगे बढ़ने के लिए बार बार फिक्स नंबर ही ऐड हो रहा है तो वो एपी है, और जिसमें ऐसा नहीं है वो एपी नहीं है। ठीक है, चलो इसको पढ़ो फटाफट। इसमें देखो ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको सुनना होगा, समझना होगा। ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर कंटेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कोई एक सिलेंडर रहा होगा, उसमें कुछ एक अमाउंट ऑफ एयर रहा हो, और फिर कोई एक वैक्यूम पंप है, मतलब कुछ ऐसे वो वैक्यूम जैसे हम चलाते हैं ना, वैसे कोई पंप है, जिसको जब उसमें लगा के एक बार बटन टिपेंगे तो उसका जितना भी एयर है उसमें से 1/4 एयर बाहर चला जाए। नहीं तो वो जैसे डीओ ईओ है होता है, हम लोग कहते हैं एक बटन दबाते हैं तो थोड़ा सा डीओ बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई एक सिलेंडर है जिसमें कोई वैक्यूम लगाने से एक बार उसका बटन दबाने से उसमें जितना एयर रहा होगा उसका 1/4 जो है वो बाहर आ जाए। मान लो कि शुरू शुरू में 1000 ml एयर था उसमें, तो एक बटन दबाने से क्या होगा, 1/4 उसका, 1000 का 1/4 कितना होगा, 250। सही कह रहा हूं ना, तो 250 ml बाहर आ जाए। तो मेरे को पूछ रहा है कि ऐसे बार बार बाहर निकालते रहेंगे, उसके बाद में बार बार जो सिलेंडर में बचा हुआ एयर का क्वांटिटी होगा वो लोग एपी फॉर्म करेगा कि एपी फॉर्म नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन समझ, अभी सॉल्व करें इसको। तो आप लिखो लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर, लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर बी। एक बार मेरे तरफ देखो, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानबूझ के ऐसा कोई नंबर अगर लें, ठीक है ना, जो 4 से आराम से डिवाइड हो जाए तो मेरे लिए इजी। ठीक है, तो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर बताओ क्या हो सकता है, थोड़ा बड़ा नंबर बताना जिसको 2-4 बार डिवाइड कर सके। 4 का क्यूब जो है वो हो गया 64, 4 पावर 4 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 4 256 है। सही कह रहा हूँ क्या, करके देखो, 216। एक बार 64 इंटू 4 करके देखो कितना, 256 सही बोल रहा था ना, 256 ले लेते, फिर आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो लिखो लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी 256 ml। ठीक है, वैसे 256 लेके भी कोई फायदा होगा नहीं, तो थोड़ा कैलकुलेशन गंदा ही बैठेगा। थोड़ा पे काम करो, आप 1000 ml ले लो। लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी 1000 ml। हाँ, मतलब एयर का यूनिट जो है वो ml में आता, चलेगा। अब यहां देखो, एक बार शुरू शुरू में कितना एयर रहा होगा बताओ, 1000। तो पहला टर्म तो मेरा 1000 हो गया। सेकेंड टर्म में क्या होगा देखो, कि 1000 उसमें था और कितना बाहर जा चुका होगा, 1/4 इंटू 1000, और बचेगा कितना, तो जितना था माइनस जितना बाहर चला गया, क्योंकि 1/4 तो बाहर चला गया ना उसमें से। ठीक है, तो कितना बचेगा वो सोचो, तो 4 से इसको काटो कितना आएगा, मेरे ख्याल में 250, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा,
750। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 1000, सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा 750। ये समझ में आ रहा है ना? एक बार लिखना मत, पहले देख लो अच्छे से। थर्ड टर्म में क्या होगा कि शुरू में 1000 था, एक बार आपने बटन दबाया तो जितना उसमें था उसका 1/4 बाहर चला गया और इतना बचा आपके पास में। एक सेकेंड, ओके कंटिन्यू करते हैं। शुरू में कितना था बताओ 1000, 1000 जाने कितना हो गया 750, 1/4 जाने के बाद में अगले बार में वापस से जितना अभी है, अभी कितना है मेरे पास में, उसका 1/4 बाहर चला जाएगा, तो -1/4 इंटू 750। एक बार देखो तो कितना आता है, 4 से काटोगे तो पहले 2 से काट लो तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 3, 7 और 5, और 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1, नहीं मतलब पॉइंट में आ जाएगा, तो 1, फिर 8, फिर 7 और 0.5, और ये डिफरेंस बताओ एक बार कितना आ रहा है 750 माइनस 187.5। मैं बताऊंगा उसमें क्या प्रॉब्लम था, एक बार इसको कैलकुलेट करके बताओ तो मेरे को कितना आ रहा है। देखो तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा अपने पास में कितना 562.5। ठीक है, अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि नंबर्स अगर हम देखेंगे ना, तो पहला नंबर कितना हो गया 1000, दूसरा कितना हो गया 750, तीसरा कितना हो गया 562.5, और ऐसे करते जाएंगे तो सेम ही टाइप का नंबर आता जाएगा। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 250 का है, और इन दोनों के बीच में गैप 250 का तो नहीं है, क्योंकि 250 के गैप के लिए इसको 500 होना पड़ता है। आ रहा बात समझ? इससे ये 250 कम हो गया, और इससे 250 कम अगर होता तो ये नेक्स्ट नंबर कितना होना चाहिए था 500। ये तो 250 कम नहीं है, कुछ और है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर से ये क्या फ्रेम नहीं करेगा बताओ, ये भी फ्रेम नहीं करेगा। अच्छा वो 256 वाला नंबर क्यों नहीं लिया, उसका रीजन समझा देता हूँ। 256 4 से कट तो जाता, मतलब ये ऐसा होता कि पहला नंबर कितना आ जाता अपना 256, दूसरा नंबर आता 256 माइनस 1/4 इंटू 256, कट के कितना आता बताओ, हाँ 64, ऐसा ही ना। और 256 माइनस 64 कितना हो जाता, मेरे ख्याल में 56 और 8, तो 8 है ना, 192 क्या शायद, सही कह रहा हूँ शायद। और फिर अगला वाला क्या होता है 192 माइनस 1/4 इंटू 192, ये कट जाएगा पूरे, तो कितना आ जाएगा बताओ 4, 4 नहीं सर, ये ठीक है 48, सही कह रहा हूँ क्या, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 40 गया तो 152 और 8 गया तो 144 गया शायद। ठीक है मेरे ख्याल में, हाँ तो ठीक है इससे भी कर सकते हैं, मुझे लगा कि ये वाला कटेगा नहीं शायद, इसलिए मैं वो नंबर लिखा रहा था, बट आप ये नंबर भी ले सकते हो, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो गैप सेम नहीं है दोनों के बीच, चलेगा। एक बार फिलहाल इससे कंप्लीट कर लो, और एग्जाम में ठीक है होगा तो आप ये नंबर को याद रखना, इससे ट्राई कर, ठीक है। लिखो द नंबर्स आर द नंबर्स आर 1000, 750, 562.5, डॉट डॉट, और ये नंबर्स आया कैसे वो आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हो, फेयर में शो करने की जरूरत नहीं है। आगे लिखो क्लियरली, क्लियरली दे आर नॉट इन एपी, क्लियरली दे आर नॉट इन एपी, बिकॉज क्या होगा रीजन, T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T, इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T, ठीक है। ये नंबर्स लोगे तो शायद और इजीली मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा, मुझे लगा था कि कटने के बाद में थोड़ा गंदा हो जाएगा, बट ठीक चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, the cost of digging well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। इसका क्या मतलब है, देखो इस टाइप का कोई मान लो कि जमीन है, उसमें कुआं खोदना है आपको, जब आप एग्जैक्टली 1 मीटर नीचे आओगे तो आपको प्राइस कितना पे करना पड़ेगा 150, और 1 मीटर नीचे जाओगे तो उस अगले मीटर के लिए एडिशनल कितना पे करना पड़ेगा 50। तो यदि किसी ने 1 मीटर का गड्ढा करवाया है तो उसका बिल कितना आएगा 150, 2 मीटर का गड्ढा 200, 3 मीटर का गड्ढा 250, इस तरीके से चलता जाएगा। तो लिखो द नंबर्स आर 150,
comma 200. The numbers are 150, comma 200, comma 250, comma dot dot dot. The numbers are 150, comma 200, comma 250, comma dot dot dot. Clearly they are in AP. Reason क्या होगा? वही सेम, T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. T2 minus T1 is equals to T3 minus T2. चलें आगे, नेक्स्ट लिखूं, देखो इसको पहले, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट ईच ईयर, मतलब द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन। इसका मैं करके दिखाता हूं, लेकिन एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आपको याद होगा क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ाते हैं, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। अभी एक साल के बाद में क्या होगा कि ए का वैल्यू हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 8/100 होल टू द पावर 1। ठीक है ना, ये एक साल के बाद का अमाउंट। 2 साल के बाद के अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा बताओ, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 होल टू द पावर 2। 3 साल के बाद के लिए क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 होल टू द पावर 3। और इनको सॉल्व करने से पहले निकाल रखा है, मतलब पहला नंबर तो आपका 10,000 ही हो गया एकदम शुरू शुरू में, ठीक है ना, 10,000। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में, इट विल बी 10,800। इसको सॉल्व करने से 10,800 है। फिर नेक्स्ट वाले को सॉल्व करने से इट विल बी 11,664, 664। ठीक है, और 3 टर्म सफिशिएंट है देख पाने के लिए कि एपी है कि नहीं। नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक नोट लिखाऊंगा। मतलब पहले तो आपको मैंने दिखा दिया कि ये नंबर से आया कहां से। शुरू में आपके पास में कितना पैसा था 10,000, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 10,000। एक साल के लिए पैसा डिपॉजिट करोगे तो सॉल्व करके आपको कितना मिल जाएगा 10,800। 2 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करोगे तो फॉर्मूला आपका ये वाला है, बार बार इसमें आप जैसे जैसे साल बढ़ाओगे एन का वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा। एक साल के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2 साल के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 3 साल के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करो, आपको आंसर मिलता जाए। क्लियर मेरे ख्याल, साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है 800। इनके बीच का गैप 800 से ज्यादा है, क्योंकि अगर बस 800 ऐड करते हैं आप तो ये कितना हो जाता 11,600 होता मेरे ख्याल। आ रहा बात समझ, लेकिन ये 11,664 हो गया, मतलब थोड़ा और ज्यादा गैप है इनके बीच। दैट मीन्स ये लोग एपी नहीं है। ठीक है, अब क्या बार बार हमको जिंदगी में कैलकुलेशन करना है? इससे क्वेश्चन अगर 1 मार्क के लिए आए तो आंसर इज नो, नहीं करना है आपको कैलकुलेशन। आप याद रखना कि एनीथिंग रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट वो कभी एपी में नहीं हो, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट वो हमेशा एपी में हो। ये चीज आप याद रखें, ठीक है। नहीं, ये आंसर्स नहीं दिखाने से भी हो। हाँ लिखो, मैं अभी तो लिखा देता हूं, आप लिखो द नंबर्स आर। अच्छा वंस अगेन, ये नंबर्स हमने ऑब्टेन कैसे किया है ये रफ वर्क में दिखाने से भी चलेगा, पेयर में नहीं लिखने से भी होगा। द नंबर्स आर 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664, 11,664। ठीक है, आगे लिखो क्लियरली, मतलब डॉट डॉट डॉट, फिर लिखो क्लियरली, क्लियरली दे आर नॉट इन एपी, क्लियरली दे आर not in AP, they are not in AP because T3 minus T2, because T3 minus T2 not equal with T2 minus T। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। ओके, अच्छा एक नोट लिख लो इससे रिलेटेड। नोट में लिखूं एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स, एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स related to compound interest, related to compound interest will never be in AP, will never be in AP. Any collection of numbers related to compound interest will never be in AP. पैरा चेंज करके लिखना, any collection of numbers, any collection of numbers related to simple interest, related to simple interest
will always be in AP. Related to simple interest will always be in AP. Will always be in AP. चलेगा, आगे बढ़ो। इसको देखो एक बार। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब एक कोई एपी होगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया और आगे बढ़ने के लिए कौन सा नंबर ऐड करना है ये भी बता दिया, और मेरे को बोल रहा है कि चार टर्म बताओ आप लिख लिख के। ठीक है, तो स्टार्टिंग नंबर क्या होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? स्टार्ट आप 10 से करोगे, आगे बढ़ने के लिए क्या ऐड करना है? 10 में 10 ऐड करने से कितना हो जाता है? 20। और कितना टर्म बताना है मेरे को? चार। 20, 30 एंड 40 लिखूं? एपी का रूल ही वही है कि आगे बढ़ने के लिए आपको बार बार फिक्स नंबर ऐड करना। वो नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलेगा। इसका बताओ। फर्स्ट टर्म -2, तो स्टार्ट आप -2 से करोगे, आगे बढ़ने के लिए क्या ऐड करें? 0 ऐड करने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो -2, -2 एंड हाँ एपी हुआ ही, इसका कॉमन डिफरेंस 0। चलेगा, बढ़ो आगे। डन ना? इसका बताओ जल्दी से, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, आइडिया तो हो ही गया होगा। बोलो, स्टार्ट किससे करोगे? 4। आगे बढ़ने के लिए क्या ऐड करना है? -3, तो क्या हो जाएगा बताओ? नेक्स्ट बताओ। वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ। माइनस। आया समझ? ठीक है, चलें आगे। बताइए अगला क्या होगा? स्टार्ट कहां से करोगे? -1। -1 में क्या ऐड करोगे? हाफ। तो हाफ ऐड करने से क्या हो जाएगा? वैसे तो डायरेक्टली आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग बदमाशी कर रहे हो मेरे साथ। -1/2 होगा। देखो, -2 + 1 विच इज इक्वल्स टू -1/2। तो -1 अगला नंबर क्या हो जाएगा? -हाफ। फिर से आप हाफ ऐड करोगे, इस बार -हाफ + हाफ सब साफ, 0। फिर 0 में वापस हाफ ऐड करोगे तो 1/2 हाफ। वेरी गुड, सीख रहे हो धीरे धीरे आप लोग, वेरी गुड। चलेगा ना? बढ़े आगे। देखो इसको देखो, स्टार्ट करना है आपको कहां से? -1.25। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा? -0.25। चलिए बढ़ते हैं। तो -1.25 अगला क्या हो जाएगा बोलो? ये चीज उसमें जोड़ोगे आप, तो दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? आई थिंक -1.5। अगला वाला क्या नहीं हो गया? माइनस ऑफ, करेक्ट, -1.75 एंड लास्ट वाला माइनस। चलेगा, बढ़े आगे। ठीक है, हो जाएगा। अगला देखो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या विश्वास नहीं क्या मेरी बातों की? अभी देखना, टफ वाला आएगा तो पता चलेगा हाँ सर। ठीक है, बताओ फर्स्ट वाले का। ए का वैल्यू, एक चीज ना सब लोग थोड़ा सा ध्यान से एक बार सुन लो, आगे भविष्य में कभी आप लोग गलती मत कर। बहुत ही सिंपल सा चीज है, लेकिन पता होना चाहिए आप। कॉमन डिफरेंस के लिए करना तो मेरे को हमेशा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस ही है, लेकिन फॉर्मेट कौन सा रहेगा ये बताओ? बाद वाला माइनस पहले वाला। बोलो फिर से बोलो, बाद वाला माइनस पहले वाला। इसमें बाद में कौन आ रहा है? तो डी हो जाएगा आपका 1 - 3। बच्चे यहां पर ना बहुत गलती कर, ठीक है। लोग को रहता है, लगता है ऐसा कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो वो 1 - 3 की जगह 3 - 1 कर देते, तो पॉजिटिव तो आ जाते हैं, लेकिन फिर आंसर गलत हो जाता। चलेगा, चलो बताओ नीचे वाले का, ये बताओ। वेरी गुड, डी बताओ। देखो डी विल बी इक्वल्स टू -1 माइनस ऑफ -1, तो मिला के -1 + 5 कितना आएगा बोलो? 4। चलेगा, ध्यान से करना है, गड़बड़ मत करना, मैंने बोला था कि टफ है, आप लोग हंस रहे थे मेरे।
ठीक है, थर्ड वाला ट्राई करो। ये बताओ, डी बताओ। देखो 5/3 -1/3 दैट इज इक्वल्स टू 4/3, चलेगा। 4 नंबर वाले का ये बताओ, 0 पॉइंट्स। डी बताओ 1.7 -0.6, तो मिल मिला के 1.1 आ जाएगा शायद से। सही कह रहा हूं? डन। चले आगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, पढ़ना इसमें ना, शुरू का क्वेश्चन तो बहुत इजी है ये वाले का, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएगा। नहीं, ये 3 का 4 यहाँ खत्म। अब ये थोड़ा सा वो लिखना चाहता था ये वाला, ठीक है, 4 का पार्ट 1। ये 5.1 ही चल रहा है अपना, है ना, टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ देखो, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी एंड इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो पहले पहचानना है कि एपी है कि नहीं है, यदि है तो कॉमन डिफरेंस बताना है, और जहां ये खत्म होता है उसके बाद का 4 आदमी और ढूंढ के बता। चले आगे, चले, बोलो एपी है कि नहीं। भैया, इसको कहते हैं कि आंखों का धोखा। नहीं है बेटा, कैसे है, सुनो सुनो मैं दिखाता हूं। 4 - 2 का आंसर 2, 8 - 4 का आंसर, ये गैप सेम आया कि अलग अलग गैप आ गए? अरे हाँ, सही बात है। चलो मैं वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ऐड करने से बार बार अगर सेम चीज आता रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी, और सेम चीज मल्टीप्लाई कर करके यदि आप आगे बढ़ोगे तो आगे चल के 11th में आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। और एक और इनका भाई है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी जीपी एचपी, हालांकि ये एपी नहीं है, लिखो क्लियरली इट इज नॉट एपी, एंड द रीजन वुड बी वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या रीजन होगा बताओ? T2 - T1 इज नॉट मैचिंग विथ T3 - T2। मैच करेगा तो एपी है, मैच नहीं करेगा तो एपी नहीं, ठीक है। और हाँ, जहां तक बात है ये कुछ तो होना चाहिए, तो ये जीपी है, इट इज नॉट एपी। हाँ, हिल तो जाएगा कि बच्चा ज्यादा पढ़ लिए, मतलब आपको नहीं, सिर्फ नॉट मतलब सिर्फ जीपी लिखो तो गलत होगा, आपको ऐसा बोलना चाहिए कि इट इज नॉट एपी, इट इज जीपी, तब लगेगा कि हाँ यार शानदार बच्चा। चलो देखो इसको, देखो। हाँ, नहीं उतना ज्यादा स्कूल एग्जाम में मत ट्राई करना, नुकसानदायी भी हो सकता है। इसको देखो, 2 नंबर में 2, फिर 5/2, फिर 3, और फिर 7/2। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, थोड़ी देर के लिए मन में आप आराम से सोचना कि 5/2 का मतलब कितना होता था, 2.5। 7/2 का मतलब कितना होता था, 3.5। तो 2 2.5, 3 3.5, कितने से आगे बढ़ रहा है? 2 मतलब 0.5 से आगे बढ़ा है, तो ए भी होगा कि नहीं होगा? होगा, लिखो क्लियरली। लिखो, मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, इट इज एपी। क्लियरली इट इज एपी बिकॉज T2 - T1 is matching with T3 - T2। T2 - T1 is matching with T3 - T2। अच्छा बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 0.5। लिखूं D इज इक्वल्स टू, आप ऐसा लिख लो कि 2.5, इसके बदले -2, दैट इज इक्वल टू कितना, 0.5। या आप बोल सकते हो एक तरीके से हाफ, हाफ भी बोल सकते हो, 0.5 भी बोल सकते हो, एक ही बात, चलेगा। अब यहां पर ये लिस्ट खत्म होता है, आपको बोला कि यदि एपी है तो डी भी निकालो और अगला 4 टर्म भी बताओ। अगला 4 टर्म के लिए मैं आपको सुझाव देता हूं, ध्यान से सुनो। ये खुद कितना है, 7/2। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, 8/2। 7/2 प्लस 1/2, एपी का तो यही रूल है ना, आगे बढ़ने के लिए बार बार आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहोगे, है ना। तो अगला टर्म आप एक बार 4 मत सोचो मन में, आप लिखो, डी तक लिखना हो गया सबका, आगे लिखो नाउ। नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी लिखना 7/2 प्लस हाफ, मन में सोचो कितना होगा, 8/2। फिर से प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा, 9/2। फिर से प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा, 10/2। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 11/2। ठीक है। और अगले स्टेप में आप इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 8/2 का मतलब 4,
9/2 तो एज इट इज, 10/2 का मतलब 5 और 11/2 एज इट इज। चलेगा, ऐसे सोचना। बढ़ो आगे, हो गया सबका। इसको देखो, स्टार्ट कहां से करना है, -1.2 से, नेक्स्ट है -3.2, नेक्स्ट है -5.2। तो आप गेस करो कि कैसे आगे बढ़ा जा रहा होगा यहाँ, -2 कर करके। मतलब इसमें -2 करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें -2 करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें -2 करोगे तो ये आ जाएगा। तो एपी तो ये है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो लिखो क्लियरली इट इज एपी, क्लियरली इट इज एपी बिकॉज T2 minus T1 is same as T3 minus T2. ठीक है, clearly it is AP because T2 minus T1 is same as T3 minus T2. अगला लिखो, now D is equals to, सेकेंड टर्म क्या है आपका, -3. और माइनस ऑफ -1. सॉल्व करने पे -3.2 प्लस 1.2 विच इज इक्वल्स टू -2। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। चलेगा, अब ये लिस्ट कहाँ खत्म हो गया, -7.2 पे। और आपको अगला और 4 टर्म बताना है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ। लिखो, द नेक्स्ट फोर टर्म्स आर -9.2, उसके बाद बताओ -11.2, और बोलो -13.2, और बोलो 15.2। ठीक है, समझ आ रहा अच्छे से। ओके, इसका गेस करो, एपी नॉट एपी। आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे होगे आप, मेरे ख्याल में +4 कर रहे हो, फिर इससे आगे बढ़ने के लिए भी +4 कर रहे हैं, तो एपी लग तो रहा है। लिखो क्लियरली, क्लियरली इट इज एपी, क्लियरली इट इज एपी बिकॉज T2 minus T1 is equals to T3 minus T2. T2 minus T1 is equals to T3 minus T2। फिर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -6 माइनस ऑफ -10, याद रखना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -6 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 4, -6 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलेगा। और अगला टर्म्स अगर मेरे को चाहिए तो अगला बोलो फिर से। 6, मतलब 2 पे ये खत्म हो गया, आगे बढ़ने के लिए 4 ऐड करने, तो 6 10 14 एंड 8। बड़े, चलेगा। इन दोनों को देख, ये वाला एपी का फील दे रहा है आपको कि नहीं दे रहा, मेरे ख्याल में देना चाहिए। आप सोचो कि इसमें इफ यू ऐड रूट, तो ये वाला आ जाएगा। इफ यू अगेन ऐड √2, तो √2 प्लस एक और √2 मिला के कितना हो जाएगा, 2√2। इफ यू अगेन ऐड √2, तो 2√2 प्लस एक और √2 मिला के कितना हो जाएगा, 3√2। तो ये बार बार क्या करके आगे बढ़ रहा है, √2 ऐड करके आगे बढ़ रहा है, तो एपी तो होना चाहिए। लिखो क्लियरली इट इज, क्लियरली इट इज एपी बिकॉज, बिकॉज क्या बोलोगे बताओ, T2 minus T1 is equals to T3 minus T2 minus T1 is equals to T3 minus T2। चलेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट कॉमन डिफरेंस, √2। देखो D is equals to 3 plus √2 minus 3, 3 3 gone, this is equals to √2। और नेक्स्ट फोर टर्म्स क्या होगा बोलो, 3 plus 3 √2 पे ये एंड हो रहा है, एक और बार √2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4√2। देखो 3 plus 4√2 कॉमा 3 plus 5√2 कॉमा 3 plus 6√2 कॉमा 3 plus 7√2। चलेगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट एपी, लेट मी शो यू। ठीक है, आप देखो सेकेंड माइनस फर्स्ट जब आप करोगे तो 0.22 माइनस 0.2 जब आप करोगे ना, तो ये 2 ये 0 ये पॉइंट ऐसे। और जब आप यही वाला काम इन दोनों के लिए करोगे तो 0.222 एंड 0.22, तो 2 0 0 0 0 सेम है कि अलग है।
अलग है तो ये एपी नहीं हुआ फिर। ठीक है, तो लिखूं क्लियरली इट इज नॉट एपी, क्लियरली इट इज नॉट एपी बिकॉज clearly it is not AP because T2 minus T1 is not equals to T3 minus T2 is not equals to T3 minus T2। चलो आगे अगला देखो, बहुत है 15 टू। देखो इसका बताओ, ये एपी का फील दे रहा है कि नहीं? ये तो दे रहा है, फील दे रहा है। ठीक है ना, बार बार आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे, -4 करने से आ जाएगा। तो लिखो क्लियरली इट इज एपी, इट इज एपी। ठीक है, बिकॉज क्या T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। और डी के बारे में क्या विचार है? डी इज इक्वल्स टू -4 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस। ठीक है, और ये लिस्ट एंड हो रहा है -12 पे, आगे का 4 नंबर चाहिए तो -16 -20 -24 एंड -28 चलेगा। बढ़ू आगे, इसका बताओ है आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं तो 0 ऐड कर रहे हैं। तो लिखो क्लियरली, क्लियरली इट इज एपी, इट इज एपी, क्लियरली इट इज एपी। आगे लिखना, क्या लिखोगे? डी इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं, क्लियरली इट इज एपी बिकॉज क्या T2 माइनस T1 इज मैचिंग विथ T3 माइनस T2। और डी कितना हो जाएगा आपको, -12 माइनस ऑफ -12। तो अगले स्टेप में -12 प्लस हाफ मिला के सब साफ से। ठीक है, सो क्या हो जाएगा बोलो? डी तो ये हो गया, और अगला चार्टर -12 -12 -12, कोई बदलाव है ही नहीं। देखो नेक्स्ट 4 टर्म्स -12 -12 -12 -12 4 बार। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। अगला देखो फटाफट, 9 और 10, 10 पे रुक जाएंगे, बाकी अगले क्लास देखेंगे। 9 का बताओ, प्रियांशी को फील आ रहा होगा कि एपी है, शायद है, नहीं है बोलो। इस बार आई थिंक ऐड करके ये आगे नहीं बढ़ रहा, वापस से क्या करके आगे बढ़ रहा है बताओ? सी मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहा है, और मल्टीप्लीकेशन करके बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि उसको क्या बोला जाता है, जीपी नॉट एपी। तो लिखो क्लियरली it is not AP because T2 minus T1 is not equals to T3 minus T2 is not equals to T3 minus T2। ठीक है, और वो है ही नहीं तो फिर आगे कुछ बताना ही नहीं। इसको देखो, ये तो दे रहा है, फील दे रहा है, क्या ऐड करके आगे बढ़ रहे हो? ए ऐड करके आगे बढ़ रहे हो। लिखो क्लियरली, क्लियरली इट इज एपी, इट इज एपी बिकॉज T2 minus T1 T2 minus T1 is equals to T3 minus T2 because T2 minus T1 is equals to T3 minus T2। चलेगा, फिर D कितना हो जाएगा इसमें? D is equals to, आप लगाओगे 2A minus A which is equals to A। ठीक है, फिर क्या, अगला 4 टर्म बताने, लिस्ट खत्म हो रहा है 4A पे, तो आपका हो जाएगा 5A 6A 7A एंड 8A। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।